उर्मिला जी पलंग पर बैठी बड़े मन से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति बब्बू जी अपनी आराम से कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उर्मिला जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गई। उर्मिला जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू रिया के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। उर्मिला जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ रिया, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ नहीं आया था। तभी रिया कहती है, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी कड़क थी। उर्मिला जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। बब्बू जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले ही बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है रिया मम्मी जी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है, और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर दिन में ऐसा लगता है हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए रिया रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला जी तो जैसे पत्थर हो गई। बब्बू जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था, पति का स्पर्श पाते ही उर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी। बब्बू जी ने पत्नी को रोने नहीं दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। उर्मिला जी को रोना अब सिसकियों में बदल गया। बब्बू जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। उर्मिला जी थोड़ी शांत हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और कुर्सी के पीछे लगाकर आंख बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। एक तूफान आया और सब उलट पलट कर दिया और पीछे छोड़ गया दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वह पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात से खींचना और बेवजह चीखना चिल्लाना पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पे ही दिखता है। बब्बू जी या उर्मिला जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दें। बब्बू जी ने सोचा कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और अब वे मन ही मन अपने साढ़ू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना, वसीयत ज़रूर बना दो और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के लालच में, और उन्होंने ऐसा ही किया। यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देखो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। बब्बू जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए।
बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। बब्बूजी ने बेटे रोहित और रिया को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुंह करके बोलने लगे, देखो रोहित, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। रिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या कारनामा की है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिया को बोलने के लिए रोहित देख बब्बूजी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा न रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो रिया, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का गैस का बिल मैं भरता हूँ, तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने आज ये फैसला लिया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीना 30,000 किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूँगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी न लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 10 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो उर्मिला, कहते हुए बब्बूजी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। और अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका उन दोनों पर धमाकेदार असर हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही तो होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। माँ बाप के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।